14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इन्होंने नागपुर में धम्म क्रांति की। इस धम्म क्रांति को अभी 66 साल का वक्त पूरा हो गया है। इन 66 सालों में यानी कि लगभग 6.5 दशकों का ये वक्त, इन 6.5 दशकों के वक्त में ये जो धम्म क्रांति है, इसने अपनी यात्रा कैसे की, इसका सफ़र कैसा रहा, इसका एक छोटा सा मूल्यांकन आपके पास पहुंचा रहे हैं। और उन अधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारी कार्यकर्ताओं का मतलब ये है कि जो आधिकारिक रूप से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, इसे एक विकास का अमली जामा पहनाने के लिए, इसका एक चेहरा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब ने तो एक धम्म क्रांति की और धम्म क्रांति के बाद एक विशिष्ट चित्र हमारे सामने आया, लेकिन उसे वहाँ से एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना था। तो ये जो 6.5 दशकों का वक्त हम सब ने देखा है, इसका एक छोटा सा विश्लेषण इस समय हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ है 22 प्रतिज्ञा अभियान के, जिनको मैं जनक कहता हूँ, क्योंकि ऐसा अभियान मैं देश में सिर्फ एक व्यक्ति के साथ देखता हूँ, और वे हैं रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर अरविंद सोनटक्के साहब, जो कि मूलतः IRS है लेकिन अभी सेवानिवृत्त है। हम उनसे ये बातचीत करेंगे, लेकिन इस लिहाज में कि 22 प्रतिज्ञा अभियान के नाम से वे जब काम करते हैं तो इस अभियान के मूल में, इसके आधार में वो क्या चीज़ें रही। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस खास बातचीत में हम आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 22 प्रतिज्ञा अभियान, बाबा साहेब ने तो प्रतिज्ञाएं दी, आपने उसे अभियान बना दिया, और इस अभियान को लेकर आप सिर्फ देश में नहीं, विदेशों तक इस अभियान को लेकर गए, और लोगों में इसके प्रति जो बात रही वो ये भी रही कि भाई 22 प्रतिज्ञाओं की बुद्ध के धम्म को ज़रूरत क्या है, लेकिन बाबा साहेब ने ये अलग से क्यों जोड़ दी। तो बाबा साहेब ने जब ये किया तो ये एक अलग और नई बात थी। दूसरी बात, बाबा साहेब ने जब इस धम्म दीक्षा को दिया, उन्होंने स्वयं धम्म दीक्षा ली, उन्होंने अपने अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी, तो उन्होंने ये भी कहा कि हर एक दूसरे को दीक्षा देते रहनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें बुद्ध धम्म की पारंपरिक व्यवस्था से भी अलग चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को कैसा देखते हैं और इस अभियान को आपने शुरू क्यों करना चाहा? धन्यवाद। सभी दर्शक साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 22 प्रतिज्ञा अभियान और जय विज्ञान, जय निरीश्वरवाद। तो बुद्ध ये निरीश्वरवादी महान वैज्ञानिक क्रांतिकारी थे, ये तो उनकी पहचान है। हाँ, पहचान है। और बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो क्रांति की, उसका आपने 2 भागों में बोला, एक तो धम्म दीक्षा देना, दूसरा 22 प्रतिज्ञा। ये 2 क्रांति है। अब उसमें कि एक क्रांति है कि हर व्यक्ति ने दूसरे को दीक्षा देनी चाहिए जी। ये जो फॉर्मूला है ये तो जबरदस्त है। कोई भी धर्म में, मैं किसी धर्म का नाम, कोई भी धर्म में स्त्री और पुरुष को उसके धर्म का प्रचार का अधिकार नहीं है। अगर है तो पुरुष नाम का एक परमेश्वर है, पुरुष परमेश्वर, यानी इनके भगवान ही है, ही यानी पुरुष है, स्त्री तो है ही नहीं इनके तरफ। इनके धर्म की किताबें में निकालोगे तो पुरुष करके, भाई गॉड ही क्रिएटेड ऐसा बोलेंगे, और शी तो है ही नहीं। तो बाबा साहब ने इनको छेद दे दिया कि नहीं, दरेकाने दरेकाला दीक्षा द्यावी, दरेक बौद्ध माणसाला जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ गए, बनते जी भी आ गए, धम्मचारी भी आ गए, धम्म प्रचारक भी आ गए, बौद्धाचार्य भी आ गए, इसमें तो सब आ गए। बौद्ध माणसाला दीक्षा देण्याचा अधिकार आहे। बाबा साहब ने हमें इलेक्शन में ठप्पा मारने का, वोट देने का अधिकार दिया, और पूरी मानवता में क्रांति डालने के लिए उन्होंने दीक्षा देने का अधिकार दिया। अब जो दीक्षा देने का जो पुजारी वर्ग है, बनते जी, वो तो नाराज हो गए। उनको लगा ये बाबा साहब ने क्यों नहीं लिखा की दरेकाने दरेकाला दीक्षा द्यावी, पण फक्त बौद्ध भंते जी दीक्षा देऊ शकतो। मतलब वो मध्यस्थ पुरोहित की स्थिति को ही बाबा साहेब ने खत्म कर दिया। हाँ, अब इसमें ऐसा दरेक बौद्ध माणसाला दीक्षा देण्याचा अधिकार, जो बौद्ध व्यक्ति है वो दीक्षा दे सकता है, जो बौद्ध पुरुष है वो भी दीक्षा दे सकता है, जो बौद्ध स्त्री है वो भी दीक्षा दे सकती है। अरे भाई, दोनों स्त्री दीक्षा दे सकती है। आप कल्पना करो कि कोई धर्म ग्रंथ वाले तो सुसाइड कर लेंगे, अरे महिला कैसे कर रही है। हमारे जो जाति रोग वाला धर्म हो या कोई और धर्म हो, उसमें तो कोई अधिकार ही नहीं। स्त्री तो कोई बुर्खा में है, तो कोई गुलामी में है, कोई घर में है,
उसमें मर रहे, और बाबा साहब ने स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्रांति छोड़ दी। भाई तुम भी दीक्षा दे सकते हो, प्रचार करो। अब वो जो पुजारी वर्ग था, बंती जी वर्ग, खलास। नहीं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो 22 प्रतिज्ञा का अभियान क्यों सोचा आपने? हाँ, अभी मैं बता नहीं, दूसरा पॉइंट है ये, मैं हो गया दूसरा पॉइंट। 22 प्रतिज्ञा अभियान जो है मैं नांदेड़ से शुरू किया। अभियान की जनक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये आपका प्रेम है मुझ पर। लेकिन वहां मैंने देखा कि मैंने एक दो जगह 22 प्रतिज्ञा पर बोला तो लोग तो नाराज हो गए। मैंने एक जगह कहा कि शादी की पत्रिका पर 22 प्रतिज्ञा छापो तो शादी में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया। अब जब 22 प्रतिज्ञा अगर पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि संविधान निर्माता, सबसे बड़े बुद्धिमान जो बोधिसत्व ने, मेरे लिए तो आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है। और 22 प्रतिज्ञा इस दवाई, ये दवाई है, जाति रोग पर दवाई है, मानवता के लड़ाई में भी दवाई है। अब इस दवाई का उपयोग कैसे हम बॉटल में बंद करके कितने सालों तक रखेंगे? मतलब आप इसको मेडिसिन की तरह देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेडिसिन है। लेकिन लोग इसे कहते हैं कि भाई 22 प्रतिज्ञाओं से बड़ा विद्वेष फैलता है, बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ, जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का अभियान चलाते हैं या फिर 22 प्रतिज्ञाएं लेकर उसको प्रचारित करते हैं, तो उनके खिलाफ बीच में हमने एक FIR की भी खबर सुनी थी। तो अब आप इसको कैसा समझ रहे हैं? देखिए, मैं 22 प्रतिज्ञा अभियान, मैंने रिपीट करूंगा, संविधान निर्माता और बड़े वैज्ञानिक समाज क्रांतिकारी इन्होंने दी है। बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। डॉक्टर बाबा साहब बोधि बुद्ध, आधुनिक बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, इस समाज वैज्ञानिक ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है। तो प्रश्न तो पूछना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का, आप इससे बढ़िया दवाई बनाओ ना। आपके पास कोई दवाई नहीं है, और बाबा साहब की दवाई है, वो चलाना नहीं चाहते। अब उनको शायद हो सकता है, मेरी सोच है, उनको लगता होगा हम तो भाई दूसरी जाति के लोग क्या कहेंगे, दूसरे धर्म के लोग क्या कहेंगे। अरे नहीं भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक एक प्रतिज्ञा पढ़े तो उन्होंने तो सोचे, उस दीक्षा भूमि पर तो ब्राह्मण भी थे, कुंभी भी थे, मराठा भी थे, जो जागरूक और दुखी थे वो तो थे वहाँ जी। इसका मतलब कि बाबा साहब की जो दवाई, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अभियान जो दवाई है, 22 प्रतिज्ञा की दवाई है, वह इस देश में जाति रोग को खत्म करने वाले सबसे पावरफुल दवाई है। कैसे कैसे मानते हैं आप इसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एनालिसिस ऑफ कास्ट देखिए, एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने लिखा है, एनिलेशन है, वो जाति को सिर्फ खत्म करने का नहीं, एनिलेट करने का, यानी फिर से निर्माण न हो। और बाबा साहब ने अगर 1935 में कहा तो 1956 में 22 प्रतिज्ञा दी, यानी करीबन 21 साल हो गए। इसमें उसमें उन्होंने कहा कि इस देश को अगर कभी समृद्ध, सुखी, मानवतावादी, शोषण रहित, जाति विरहित देश बनाने का है, तो आपको जाति जो प्रचार करने वाली संस्कृति है, मैं धर्म का नाम नहीं, जाति को पवित्र मानने वाली संस्कृति है, जाति को प्रचार करने वाली संस्कृति, जाति जो सबकॉन्शियस में ठोकने वाली जो संस्कृति है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसमें सब कुछ आ गया, और उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने एक दवाई बोलो या एक हथियार बोलो, ये 14 अक्टूबर को दिया। तो आप जब ये मेडिसिन लेकर जब लोगों के बीच में जाते हैं 22 प्रतिज्ञा अभियान के तहत, तो आप एक्चुअल क्या काम करते हैं? हाँ, अभी जैसे शुरुआत में मैं औरंगाबाद में था, नांदेड़ में था, तो नांदेड़ में मैंने कहा, तो पहला तो मुद्दा कि जय भीम बोला दारू छोड़ा। अच्छा। बस ये लिया, क्योंकि मैंने देखा कि नेता, मतलब एक छोटी सी घोषणा है। हाँ बस, जय भीम बोला दारू छोड़ा, जय भीम बोला दारू छोड़ो। अब वो वहां तो प्रतिज्ञा है, मी कुट दारू पीना नहीं, यानी मैं दारू और कोई भी व्यसन, शराब या फिर नशीली, कोई भी नशीली नशा नहीं करूंगा जी। मैंने उस पर एक ही बोला, जय भीम बोला दारू छोड़ा। अब पूरे मराठवाड़ा में पहचान लगे। कोई साहब आया, वो बोलता है जय भीम बोलो दारू छोड़ो। अच्छा, ये आपने नौकरी के दौरान किया? हाँ, नौकरी यानी करीबन 2000 के दरम्यान किया मैंने, और मैं फेमस हो गया वहाँ। तो इस अभियान को लेकर सिर्फ आप अकेले जुड़े हैं या बहुत सारे लोग? नहीं, यहाँ तो मैं राजेश करके एक लड़का है, और डॉक्टर विजय कुमार माहौरे है, सैकड़ों लोग नांदेड़ में जुड़े, फिर परभनी में जुड़े, हिंगोली में जुड़े, फिर औरंगाबाद में जुड़े, फिर नागपुर में जुड़े, मुंबई, पुणे में, अभी गुजरात में जुड़े हैं, दिल्ली में जुड़े हैं, लखनऊ में जुड़े तो बहुत लोग हैं। ये 22 प्रतिज्ञा अभियान जो काम करे उसका है, क्योंकि ये संस्था नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है।
जी। 22 प्रतिज्ञा अभियान ना ये एक अभियान है। ये अभियान है जो काम करे। बाबा साहब आम्बेडकर ने दी हुई दवाई है, इसको आप समाज में लेके जाओ, हर जाति के पास लेके जाओ, तो आपका अभियान है, ये मेरा अभियान नहीं है। जय भीम बोलो शराब छोड़ो। हाँ, नहीं, उसमें एक ही मुद्दा बता कि नांदेड़ में मैंने जय भीम बोलो शराब छोड़ो बोला, लोग पहचानने लग गए। फिर उसके बाद मैंने परवनी में करीबन 4 घंटा बोला कि एनिलेशन ऑफ कास्ट, इसका अर्थ क्या है, उसका मैंने जोड़ा 22 प्रतिज्ञा अभियान से। अब हमारे दर्शकों के लिए आप इसको कैसे समझाएंगे? हाँ, अगर बिल्कुल छोटा सा बात में समझाना हो तो। देखिए, 22 प्रतिज्ञा अभियान में जो इस भगवान को नहीं मानूंगा, उसको नहीं मानू, उसका अर्थ क्या है, और उसमें 19वीं प्रतिज्ञा में बोलना नहीं चाहूंगा, कठोर शब्द है उसमें। वो जो धर्म है जो जाति को जिंदा रखता है, मजबूत करता है, उसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़े कठोर शब्द का प्रयोग किया है। और उसमें लिखा है कि जाति रोग वाले धर्म का जो कठोर, उसका मैं त्याग कर रहा हूं और बुद्ध धर्म का स्वीकार कर। 19वीं प्रतिज्ञा, एक ही प्रतिज्ञा बताऊंगा मैं कि भाई जो जाति को मजबूत, मनुष्य को असमान और उत्कर्ष के लिए हानिकारक, मनुष्य को असमान और उत्कर्ष के लिए हानिकारक जो जाति रोग वाला जो धर्म है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसका मैं त्याग कर। इसमें क्रांति छिपी है कि जो जाति रोग वाले धर्म को त्याग करो भाई, कब तक पकड़े रहोगे? ये तुम्हारा अपमान कर, तुमको जूता हमारे बेरोजगार रखते, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है, तुमको नौकरी नहीं मिलती, तुम्हारा अपमान होता है, तुम्हारा मंदिर में प्रवेश नहीं है, इस धर्म में क्यों सड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो? ये गटर है, जाति रोग वाला धर्म गटर है, छोड़ो इसको। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 19वीं प्रतिज्ञा में कहा, और यह प्रतिज्ञा से इस देश की जाति व्यवस्था मूल रूप से उसकी जो रूट्स है उसके साथ खत्म हो जाएगी। मतलब हम इसको दूसरी भाषा में ये कहें कि एक मानवीय समाज, हाँ, मतलब जो मनुष्यता के साथ जीवन जीता है, उस समाज के निर्माण के लिए ये कुछ ऐसे मापदंड है जिन मापदंडों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब 22 प्रतिज्ञाओं को ये कहा जाएगा। 22 प्रतिज्ञा का ये जो दूसरा बता, पहला जैसे सभी नशा दारू से मुक्ति, दूसरा है जाति रोग को खत्म करने के लिए, जाति रोग को खत्म करने के लिए ना, ये 2 मुद्दे। उसके बाद मैंने नए नए मुद्दे लिए। अच्छा, हाँ, उसके बाद जैसे हमने लेके भाग्य आत्मा दहन उत्सव लिया। हाँ, ये उत्सव भी बड़ा अब भाग्य आत्मा दहन हमने जो लोगों के हाथों के, पैरों के और गले के जो धागे काटना शुरू किए, काले पीले नीले, और वो रोज शर्ट बदल रहा है, पैंट बदल रहा है, कोट बदल रहा है, धागा वैसे ही है, धागा में उसके दिमाग लगा है। तो हमने भाग्य आत्मा दहन उत्सव शुरू किए। अब उसमें हमने, वो आपको जानकारी है कि पूरा एक डेड बॉडी बना है, और वो डेड बॉडी थी एक क्रिमिनल बना है, क्रिमिनल। अब क्रिमिनल को नाम दे विष विचार, यानी जहर विचार है। जहर विचार का कौन सा विचार? पहला है भाग्य, नसीब, किस्मत, और फिर स्वर्ग, नरक, धर्म ग्रंथ, पूरा पुजारी वर्ग, नियंत्रक शक्ति, ईश्वर परमेश्वर, सब आगे उसमें। और उसके हम डेड बॉडी बनाएंगे, जो हमने धागे काटे थे वो डेड बॉडी में हम उसमें भरने का, उसका एक पुतला बनाने, पुतला उससे बना देते। और उसका हमने 2011 में 24 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिन निमित्त उसको दहन करके, और आज भाग्य, नसीब, आत्मा, स्वर्ग, नरक मर गया, इस पर आप 2 शब्द श्रद्धांजलि के बोलो। फिर लोगों ने भाषण दिए। तो ये एक किया कि इस देश में विचार क्रांति पर लोग लेक्चर, क्रिटिकल थिंकिंग पर लेक्चर बहुत देते, बहुत अच्छा काम करते, रियली सबको धन्यवाद। लेकिन क्या ये सिंबॉलिक एक्टिविज्म है या फिर इसको कंटिन्यूटी में? नहीं, ये सिंबॉलिक तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह मैंने मेरे को जो समझा, और मेरे साथ संदीप महाड़ी, प्रदीप जादव और सभी लोग मेरे साथ नौजवान साथी। तो क्या ये एक्टिविज्म आगे बढ़ रहा है? ये एक्टिविज्म आगे बढ़ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि नागपुर में भी हो जाए। अगर कोई रावण को दहन करने का अगर त्योहार शुरू कर सकता है, तो क्या उस नागपुर से भाग्य आत्मा दहन का उत्सव शुरू नहीं हो सकता 25 दिसंबर को? तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा। तो ये पूरे भारत, इन्होंने जो त्योहार बनाया, हमारे दिमाग को कंट्रोल कर, नियंत्रण और गुलाम बनाने के लिए बना। तो उस दिमाग की गुलामी और नियंत्रण से बाहर निकालने के लिए हमको पूरे भारत में प्रयास कर रहे हैं कि भाग्य आत्मा दहन का उत्सव मनाया जाए। तो क्या ऐसे माना जा सकता है कि ये जो 22 प्रतिज्ञा अभियान जिसको आपने नाम दिया, ये एक अंधविश्वास निर्मूलन का अभियान? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने एक बताया। उसके बाद हमने पूरे भारत में विज्ञान एक लोकप्रिय था, विज्ञान क्रांति शुरू की। उसके बाद घर घर बुद्ध जयंती शुरू की, घर घर बुद्ध जयंती। ये 22, अच्छा, मतलब ये उसका उजला पक्ष है। हाँ, कि ये नहीं करना है। हाँ, और ये करना है। तो ये करने वाली चीजों में क्या है? भाई देखिए, अभी मैंने जैसे कहा विज्ञान है, तो आप देखेंगे कि
जैसे हम दोनों बैठे हैं, मैं श्वास अगर लेता हूँ तो उसमें 79% नाइट्रोजन है, फिर उसमें 19% ऑक्सीजन है। हम पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें खींच रही है, पृथ्वी नाम के ग्रह पर बैठे, पृथ्वी नाम का जो ग्रह है सूर्य के आजू बाजू घूम रहा है। ये छोटा मेरा जो ब्रेन है उसमें 80 बिलियन टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के बीच में सिनॉप्सिस है, उसमें कॉन्शियसनेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, विचार आते हैं। ये शरीर है, ये मरने वाला है, सब एटम जमीन में चले जाएंगे, हवा में चलाएंगे, जले जाएंगे, और कोई भी एटम फिर से मिलने वाला नहीं है। तो ये विज्ञान जीवन का जन्म से लेके माता पिता का सेक्स, उसमें से जन्म होने, एक्स वाई से जो जन्म होता स्त्री और पुरुष का, तो मृत्यु तक की यात्रा है जीवन की, उसके बाद कुछ नहीं है। ये जो सत्य समझाने के लिए मैंने विज्ञान क्रांति की शुरुआत की 22 प्रतिज्ञा अभियान के टाइटल में। अच्छा, मतलब 22 प्रतिज्ञा अभियान का ये भी एक हिस्सा है विज्ञान क्रांति? हाँ, विज्ञान है, बहुत बड़ा हिस्सा है विज्ञान क्रांति। और हमने इस तो पर इस विज्ञान क्रांति को आप प्रैक्टिकली मतलब कैसे, क्या परिवारों पर करते हैं या फिर ये कोई छोटे छोटे सिंपोजियम्स के द्वारा करते हैं, हमने या फिर इसके लिए कोई बड़े सम्मेलनों का आयोजन होता है? नहीं किया, सम्मेलन का आयोजन नहीं किया, लेकिन शिवाजी पार्क 5 और 6 दिसंबर को हमने डॉक्टर चार्ल्स डार्विन को इंट्रोड्यूस किया जनता में। मतलब जब लोग चैत्य भूमि पर आएंगे तो उनको डॉक्टर चार्ल्स डार्विन के बड़े पोस्टर दिखेंगे, कुछ छोटे पोस्टर दिखेंगे। हमने 22 प्रतिज्ञा अभियान का एक पत्रक बनाया, पॉम्पलेट बनाया, उसमें चार्ल्स डार्विन थे, तो उसमें चार्ल्स डार्विन थे, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन दिए, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, फिर गैलीलियो ने कहा, आइजैक न्यूटन ने क्या, स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा, वो उसमें दिया है। वो पॉम्पलेट है मेरा, हम लोगों का पॉम्पलेट। उसमें हम जिसको भी मिलेगा सोचेगा कि चार्ल्स डार्विन विज्ञान को इंट्रोड्यूस करने के लिए पिछले 7 वर्षों में हमने शिवाजी पार्क मिनिमम 1 लाख पॉम्पलेट हम जनता में बांटते हैं, और चार्ल्स डार्विन को समझाने का, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को समझाने का, फिर बिग बैंग थ्योरी समझाने का, फिर पृथ्वी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम तो समझना चाहिए, सोलर सिस्टम समझाने का। ये मॉडल्स लेकर, बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर, बड़े बड़े बैनर्स लेकर, लेकिन जनता में गए, हमने इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने प्रोग्राम नहीं लिया। इसको जो आम जनता है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है? मैंने उसकी जो अभिप्राय लिख कर देते हैं, पत्रक अगर देखेंगे। अच्छा, मतलब आप एक रजिस्टर भी मेंटेन? वहाँ रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हाँ। तो 10-12 रजिस्टर होते हैं। जो प्रचारक होते हैं 22 प्रतिज्ञा अभियान में कोई पोस्ट नहीं है, कोई चीफ नहीं है और कोई ये नहीं, मैनेजर नहीं है, जो काम करे वो, तो उसका अभिप्राय लेते हैं। फिर वो कहता है कि भाई चार्ल्स डार्विन के बारे में पहली बार देखा, अल्बर्ट आइंस्टाइन पहली बार देखा, स्टीफन हॉकिंस मुझे पहले, अरे स्टीफन हॉकिंस ने क्या बोला, कौन वैज्ञानिक है? तो हम वैज्ञानिक और बुद्ध का विज्ञान, ये दोनों जनता के सामने लेके आए। तो जैसे बुद्ध के प्रथम वैज्ञानिक थे मानव इतिहास में, उधर भी वैज्ञानिक हो गए, जैसे सोक्रेटिस हो गए और बहुत नाम है, फिर प्लाटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, लेकिन उनके वो वैज्ञानिक अलग थे। ये वैज्ञानिक है, प्लाटो और अरिस्टोटल ये कभी भी गुलाम रखने के विरुद्ध नहीं बोले। गुलाम जो है ना रखना, उस वक्त तो था जब प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, वहां तो गुलाम थे, यानी उनकी सेवा करने के गुलाम थे। लेकिन बुद्ध ने तो मानव क्रांति वगैरह वगैरह जो आप सब जानते हैं, ये बुद्ध की, इसलिए बुद्ध को वैज्ञानिक मानना चाहिए। तो 22 प्रतिज्ञा अभियान में फिर विज्ञान क्रांति शुरू, फिर घर घर बुद्ध जयंती शुरू किए। तो हमारा जो प्रयास है कि इस भारत में 22 प्रतिज्ञा अभियान अगर हर घर में पहुंच जाएगा तो पूरे भारत में कम से कम एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बनेगा, क्योंकि इस देश को एक विज्ञान क्रांति की बहुत आवश्यकता है। तो ये 22 प्रतिज्ञा अभियान इस उद्देश्य को भी लेकर आगे बढ़ा। हाँ। अब हम आपसे एक दूसरी बात भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहेब ने ये जो 66 साल का वक्त बीता है, तो बाबा साहेब ने जो कुछ सोचा था इस धम्म क्रांति के साथ, वो इन 6.5 दशकों में कितना आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये जिस दिशा में जाना चाहिए तब ऐसा नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत प्रशिक्षित प्रचारक होने चाहिए जो बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए एक समर्पित रूप से काम करें। जैसे आप भी एक अभियान चला रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा अपने तरीके से काम करती है, बुद्धिस्ट और बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विहारों की समितियां हैं, वो भी अपनी अपनी ओर से सबसे पूछने पर वो ये कहते हैं कि हम धम्म कार्य कर रहे हैं। आप भी 22 प्रतिज्ञा अभियान के जरिए एक धम्म कार्य में बने हुए हैं। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इस यात्रा से आप संतुष्ट महसूस होते हैं? 22 प्रतिज्ञा अभियान और मैं खुद और हमारे प्रचारक इस देश में जो जो विज्ञान क्रांति के लिए, मानव क्रांति, फिर घर घर बुद्ध जयंती, धम्म दीक्षा देना,
बुद्ध की क्रांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कष्ट ले रहे हो, उनको हम वंदन करते हैं। पहला पॉइंट, पूरे भारतवर्ष में जो जो कर रहा है, तो हमारी किसी से शिकायत नहीं है। अगर हमें लगा कि ये विज्ञान क्रांति पर हम उनके साथ हैं, तो हमारे अस्तित्व के लिए हमने कोई रजिस्टर्ड संस्थान नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई। और जो जो काम कर रहे हैं उनके प्रति हम आदर और वंदन व्यक्त करता हूँ। नहीं, इस पूरे काम से आप कितने संतुष्ट? हाँ, तो इसमें ये हो गया कि मैं जैसे हूँ, मैं मेरा उदाहरण दूंगा कि भाई मैं कर्मचारी हूँ, मैं या अधिकारी हूँ या कोई था मैं, तो जिसको भी आरक्षण के कारण नौकरी मिली है तो उसको पे बैक टू द सोसाइटी का फॉर्मूला कांशीराम साहब ने दिया था, बाबा साहब ने भी दिया था, सब लोग आजकल दे रहे हैं, सबका स्वागत करते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्कॉलरशिप दी थी। इस देश में हो सकता है कि करोड़ों को नौकरी ना मिली हो, लेकिन करोड़ों को स्कॉलरशिप मिली है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट कर रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब कर रहा है, या ओबीसी कर रहा है, या मेरिट वाला रहा है। जितने लोगों को स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि उनकी आर्थिक अवस्था खराब है, इसलिए तो स्कॉलरशिप मिली है। तो आरक्षण का कर्जा है ऐसा नहीं है। आज इस देश के विद्यार्थी को समझना, हर विद्यार्थी को समझना चाहिए कि उस पर स्कॉलरशिप सरकार नहीं दे रही। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो क्रांति है उसका फल है ये। तो इसका मतलब है कि आज कर्मचारी, जो मेरे वक्त के कर्मचारी और अधिकारी थे, उन्होंने पूरा समय जो सामाजिक क्रांति बोले, विज्ञान क्रांति बोले, बाबा साहब की क्रांति बोले, संविधान क्रांति बोले, नाम कुछ भी तो, लेकिन अपने परिवार में मैक्सिमम लोग रहे। आदरणीय लोगों ने तो मुझसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन जो कर्मचारी है जिसका कम से कम महीने का पगार का तो प्रश्न छूट गया, तो उसने 100% कर्मचारी अधिकारियों ने बाबा साहब आम्बेडकर के क्रांति में मिनिमम फुल टाइम काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। अब वो कहता है कि सर वो तो उसको नौकरी लगी, आरक्षण का तो गद्दार है वो, और ये जो बोल रहा है उसको मालूम नहीं कि स्कॉलरशिप के कारण ये जिंदा है। आज शेड्यूल कास्ट 15%, 7.5% शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, अगर इनको स्कॉलर, मंदिर तो स्कॉलरशिप नहीं दे रही ना, मस्जिद तो स्कॉलरशिप नहीं दे रही, या चर्च भी नहीं दे रहा, स्कॉलरशिप दिया किसने? ये बाबा साहब आम्बेडकर का दूर दृष्टिकोण है कि इन्हें मदद हो, डायरेक्ट मदद हो, उसके अकाउंट में पैसे आए। ये जो क्रांति है, इसके भी कर्जा डुबाने वाले लोग जो है करोड़ों में है। अगर कर्मचारियों को अगर हम डांट सकते हैं या नाराज होते हैं, तो मुझे लगता है ये जो करोड़ों लोग हैं बाबा साहब के स्कॉलरशिप का कर्जा भूल गए। मतलब हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ, अगर जिनको स्कॉलरशिप मिली, भाई मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैं ठेला चला रहा हूँ, भाई तो स्कॉलरशिप का कर्जा है ना। आप सोचोगे मैं किसी से 100 रुपये कर्जा लूंगा तो मुझे वापस करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने तो मेरे वक्त मुझे कम से 120 रुपये मिला था स्कॉलरशिप। मुझे वो कर्जे की याद 24 घंटा नहीं सोने देती। वो बाबा साहब का डायरेक्ट कर्जा है मेरे पास कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है। और ये स्कॉलरशिप का कर्जा शेड्यूल कास्ट के हर आदमी को समझना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के हर आदमी, ओबीसी को समझना, मेरिट वाले को समझना कि स्कॉलरशिप देने का जो दृष्टिकोण था उसको वो स्कॉलरशिप दी। नौकरी तो कुछ लोगों को मिलती थी ना, तभी मेरे जमाने में मिलती थी, आज भी हो सकता है बिल्कुल ना मिलती हो। तो स्कॉलरशिप का जो कर्जा है वो विद्यार्थी को समझना है कि मुझे जो आज शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप मिल रही है, ये डॉक्टर बाबा, और जब तक वो जिंदा है वो कर्जा वापस करने के लिए पूरे 24 घंटा बाबा साहब के मूवमेंट और मिशन का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि कितनी चुनौतियां हैं इस पूरे काम में जिनको अभी करने की और उसको एक शेप देने की ज़रूरत है? तो मैं तो इसमें ये कहूँगा कि मैं अभी सरकारी बंधनों से मुक्त हुआ हूँ, पहला। दूसरा, मैं पूरे भारत में जो प्रयास कर रहे हैं उनको मैं वंदन करना चाहता हूँ, उनके बुके देना चाहता हूँ और उनके साथ में काम करना चाहता हूँ। तीसरा, इस देश में जैसे घर घर बुद्ध जयंती, विज्ञान क्रांति, ये क्रांति अगर होंगी तो मानव का स्तर जो है ना ऐसा ऊंचा हो जाएगा। मतलब फ्लैट और बंगला बांधने से नहीं होता है। फ्लैट और बंगला बांधने से, घर के दरवाजे के सामने बड़ी कार रखने से नहीं होगा। उस स्कॉलरशिप का सीधा अर्थ है कि जो आज दुखी है, झोपड़पट्टी का हो या मेरे रिश्तेदार का बेटा हो या बेटी हो, दुखी अगर है, उसके लिए मैंने प्रयास करना चाहिए। तो ये दुख दूर करने का जो फॉर्मूला बुद्ध का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, संविधान का, ये जो मानव क्रांति है, उसके लिए स्कॉलरशिप के लाभधारी लोगों ने और आरक्षण से जो जिनको अभी नौकरियां बची है या मिली है, मिल नहीं सकते 2-4 नौकरियां, इस सबको मिलकर करेंगे तो इस देश में
आप जो सोचते हैं वह क्रांति, मतलब मुझे इस धम्म क्रांति को, इस विज्ञान क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल। इनका सबका योगदान आना चाहिए। योग भाई, मैंने गुजरात में कहा कि भाई मुझे आपसे बताइए कि भाई नौकरी कितने लोगों को मिली, तो 5 हाथ ऊपर हो गए 100 में से। तो इसका मतलब है कि वो तो हो गए। फिर मैंने बोला भाई किसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, हाथ ऊपर कर दो, एक भी हाथ ऊपर, सभी को स्कॉलरशिप मिली थी। मैंने तुम 11th में गए, इंजीनियरिंग में जाओ, MBBS में, चाहे तुम मेरिट हो, स्कॉलरशिप मिली? बोले हाँ सर मिली। अरे भाई तुमको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप बाबा साहब ने तुमको वो बीवी के कपड़े लेने के लिए दी क्या, कार खरीदने के लिए दी है, या तुमको बंगला बांधने के लिए? तुमको स्कॉलरशिप दी है कि इस देश की समाज व्यवस्था बदलने की है, इसके लिए स्कॉलरशिप दी, इसके लिए स्कॉलरशिप है। तुम थोड़ी भाई स्कॉलरशिप लोगे और भूल जाओगे। बाबा साहब का कर्जा और स्कॉलरशिप का कर्जा ये नौजवान युवा जो साथी है, विद्यार्थी वर्ग है और मेरे समान अधिकारी और कर्मचारी है, और सभी अधिकारी कर्मचारी भूल गए। चलिए, हमें इस बातचीत को अब समेटना भी होगा, तो इस बातचीत को पूरा करते हुए मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मैं इस सेगमेंट में मैं जिन लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ उनसे ये प्रश्न मैं ज़रूर पूछता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाबा साहेब का एक बड़ा स्वप्न था कि एक बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण होना चाहिए, कि ये जो विज्ञान क्रांति है, ये जो धम्म क्रांति है, इसको प्रचारित करने वाले जो प्रचारक हैं वो प्रशिक्षित होने चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ। पहला मुद्दा प्रशिक्षित होना चाहिए, इसको मानता हूँ। दूसरी बात है कि कई लोगों ने हर जगह, सबके नाम आपको मालूम है, उन्होंने अपने अपने ढंग से सेमिनारी अपने ढंग से बनाई है। बेंगलोर में मैं सेमिनारी में गया था, उनके पास भी सेमिनारी है, हो सकता है नागपुर में भी है, मुंबई में भी है, हर जगह। असल में अब ये प्रशिक्षण का जो भाग बोल रहे हैं ना, उसमें मैं ऐड करना चाहूँ, मैं मेरे तरफ से तो उसमें ऐड यानी जैसे भी डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का उत्क्रांतिवाद, विकासवाद है, यह हर भंते जी को मालूम चाहिए, हर स्कॉलरशिप लेने वाले को मालूम चाहिए, हर कर्मचारी अधिकारी, प्रत्येक प्रचारक के पास में इसका ये ज्ञान होना चाहिए। भाई पृथ्वी कब हो गई, मृत्यु कैसे होने वाला है, मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म होने वाला है, या मैं स्वर्ग में जाऊँ नरक में जाऊँ, इसका जो ज्ञान है, समझ है, या कम से कम जानकारी तो भी कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं, यही क्षण अंतिम क्षण फिर से नहीं आएगा। कोई कर्म विपाक नहीं, कर्म विपाक शोषण का कर्म सिद्धांत है, और ये जो सिद्धांत बने कर्म वाले सब शोषण वाले सिद्धांत है। ये सब सिद्धांतों से एक मुक्त आदमी, जैसे मैं चाहता कि मेरे मृत्यु के 10 मिनट पहले मैं आपके साथ मिलकर एक पार्टी करूं, क्यों ना करूं भाई। मैं डॉक्टर राजेंद्र फुले सर को बोलूंगा, सुरेश मुन सर का, आप आओ, हम मृत्यु का जश्न मनाएंगे, मेरे को अभी 10 मिनट बचे, डॉक्टर ने बताया मैं मरने वाला, चलो यार कुछ तो पार्टी करेंगे। भाई जीवन को स्वीकारना, ये जो समझ है, यह समझ नहीं आती। तो इस सेमिनारी के माध्यम से भारत में जो भी कोई प्रशिक्षण देना चाहते हैं, मैं उनको सिलेबस से लेकर मेरा समय, मुझे जो समझ है, मैं दूसरों को ट्रेनिंग दूंगा जो समाज में जाकर काम करेंगे। तो मैं आपके सामने दर्शकों को मैं अनुरोध करूंगा कि मैं अभी 2-3 महीने में एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं यूट्यूब चैनल पर भी आऊँगा, मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे हूँ, यूट्यूब पर हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप भारत में जहाँ बुलाएंगे वहाँ मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, कैडर कैंप नहीं, ट्रेनिंग देने के लिए, जो ट्रेनिंग चाहे 18 साल का रहे या 80 साल का रहे, उसको ट्रेनिंग देने की मेरी इच्छा है। आपका सिलेबस आप जो बताना चाहे उसे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, चाहे 1 घंटे का रहे, 1 दिन का रहे या 10 दिन का रहे, तो मैं ट्रेनिंग देने के लिए मेरे तरफ से मैं तैयार हूँ। और मेरा जो अनुभव है, मेरा लास्ट पॉइंट है, कभी कभी पूछते कि ये समाज में क्यों ऐसा ये सब है, क्यों नहीं बाबा साहब संकल्प या सपना पूरा नहीं हो। मतलब मैं कहता हूँ एक आदमी जिम्मेदार है, कुछ काम नहीं किया। बोले कौन आदमी? बोला अरविंद सोनटक्के, कुछ काम नहीं करता। तो मैं ऐसा था कि जो ग्लास में अगर पानी देखोगे ना, तो मुझे सिर्फ खाली वाला दिखता है, भरा वाला दिखता नहीं। मैं बुद्ध हूँ, मुझे बचा हुआ काम दिखता है। इस देश का हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर विद्यार्थी जिसको स्कॉलरशिप से लेके आरक्षण, रिजर्वेशन मिला, उसको दिखना चाहिए कि बाबा साहब का क्या बचा हुआ काम है। एक भी काम दिख जाए और उसके लिए जिंदगी अगर जान लगा दे, तो इस देश में आप जो भी क्रांति बोले सब क्रांति हो जाएगी। जो काम बचा हुआ है, लोग ऐसा मानते हैं कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, जिन लोगों से इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इन 6.5 दशकों का ये जो धम्म दीक्षा का सफ़र है, इस सफ़र पर जब हम बातचीत करते हैं तो हमें ऐसे बहुतेरे लोग मिलते हैं और सब ये कहते हैं कि काम ये हो रहा है, बस अपनी अपनी ओर से इस काम को देखने, समझने और अपने आचरण में उतारने की ज़रूरत है।
इस काम का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, इस काम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर कोई अपने अपने दरवाजे पर खड़ा होता है और अपने आंगन के फूलों को देखने की कोशिश करता है, और फिर वो ये तय नहीं कर पाता कि भाई इसमें फूल है कितने, क्योंकि वो दरवाजे में खड़ा होता है। वो आंगन की उन चीज़ों को नहीं देख पाता जहाँ खूबसूरती भी है। उसको वो दिखता है कि कहीं कचरा पड़ा है, और कचरे को लोग विश्लेषित करने लगते हैं और चीज़ों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। हम बातचीत कर रहे थे 22 प्रतिज्ञा अभियान के साथ जो अपने जीवन को लेकर चले हैं, अभी सेवानिवृत्त IRS है अरविंद सोनटक्के साहब, उनसे हम ये बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को यहाँ पूरा करते हैं, इसको रोकते हैं, लेकिन आपको ये बता भी देते हैं कि धम्म क्रांति का ये जो 66 सालों का मूल्यांकन है ये जारी है। इसके साथ आप बने रहिएगा।